कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है भर्तियां अपार, फिर ये क्यों है नाराज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नौकरियां दे रही है और नौकरियां देने का वादा भी कर रही है। अभी सरकार आंकड़ों की बात करें तो आज ही जो सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं उसमें 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी जा चुकी है अब तक। बड़ी बात यह है कि इसमें अगर हम सिर्फ 3 विभाग को ही जोड़ दें, बेसिक एजुकेशन विभाग को जो जोड़ दें, पुलिस भर्ती और यूपी SSSC को जोड़ दें तो करीब 2.5 लाख वैकेंसियां तो यहाँ पर निकाली गई और उसमें लोगों को रोजगार दिया गया। कुल बाकी विभागों को जोड़ने पर यह 4 लाख से ज़्यादा का आंकड़ा ठहरता है। इसके इतर माफ करिएगा, इसके इतर जो और विभाग हैं वो अपने अपने स्तर पर नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं। MSME में 50 लाख से ज़्यादा रोजगार देने की बात की जा रही है। इसी तरीके से दूसरे विभागों में भी लाखों रोजगार देने की बात की जा रही है। लेकिन अब इतना सब कुछ है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग क्यों नाराज हैं, क्यों धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से 69,000 सहायक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती की, उसमें से 2 पार्ट में, पहले में 31,000 और बाकी बाद में बचे हुए 37,000 की शिक्षक भर्ती की। लेकिन इन्हीं 69,000 में से 3 वर्ग ऐसे हैं जो अभी भी नाराज हैं, जो कह रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिला। नंबर 1, इसमें संशोधन चाहते हैं। हालांकि के न्यूज ने जब मुद्दा उठाया था तो बाकी सारे लोगों को संशोधन का अधिकार दे दिया गया था, जिनकी बहुत ही मानवीय त्रुटि थी, बहुत थोड़ी सी भूल थी, उनको सुधार का मौका दे दिया गया। लेकिन ये जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनका ये मानना है कि उनके प्राप्तांकों में दिक्कत है, जिसकी वजह से उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, उन्हें भी भूल सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। नंबर 2, आरक्षण को लेकर के लोग आंदोलनरत हैं। उनका मानना यह है कि जो फर्जी लोगों ने इसमें आवेदन कर दिया था उनकी वजह से करीब 7,000 से ज़्यादा आरक्षण के लोग इससे वंचित रह गए हैं, जिसका मामला कई जगह पर चल रहा है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वहाँ भी 2 बड़े अधिकारियों को पिछड़ा वर्ग आयोग ने तलब किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 अधिकारियों ने वहाँ पर गलत सूचना दी। इसी के साथ एक और मामला है जेके से जुड़ा हुआ। जेके से जो विद्यार्थी ने कोर्स किया है जम्मू कश्मीर से, वहां पर वो कह रहे हैं कि उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो क्यों ये नाराज हैं और क्या है इसका समाधान, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर घोषणा कर चुके हैं। वहीं 4 सालों के भीतर ही 4 लाख नौकरियां देने के रिकॉर्ड की तरफ भी योगी सरकार बढ़ रही है। लेकिन इसके बावजूद सहायक शिक्षक भर्ती में संशोधन चाहने वाले लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध जता रहे हैं। इस कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन पर अड़े सहायक शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव किया। प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने और सर्वाधिक नौकरियां उपलब्ध कराने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में युवाओं के हाथों में नौकरियां हों और कोई भी बेरोजगार न रहे। इसके चलते नित नए ऐलान सरकार के द्वारा किए जाते हैं, इनसे बेरोजगारों को लाभ मिल रहा है। आज ही योगी ने इसके साथ ही उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से संवाद भी किया और उनका मनोबल बढ़ाया। हर भर्ती प्रक्रिया के पश्चात सीएम योगी खुद अभ्यर्थियों से संवाद करके भर्ती प्रक्रिया की सुचित और पारदर्शिता को परखते हैं। साथ ही योगी ने सभी भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी शुचिता और पारदर्शिता बरतने के आदेश भी निर्गत किए हैं और उनके अनुपालन के लिए सख्त रुख अपनाया है। यहाँ तक कि अदालत ने
यूपी की भर्ती प्रक्रिया को सराहा है। अदालत ने शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। कोविड काल में भी यूपी में भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकी और सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला प्रदेश बनकर यूपी इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। बावजूद इसके बेरोजगार सब कुछ तुरंत पा लेना चाह रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो क्या है ये मामला, क्यों है ये लोग नाराज? सरकार दे रही है लाखों रोजगार, उसके बाद भी क्यों है ये लोग सड़कों पर? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में चित्रकूट से। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। बहुत स्वागत है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी आपका। ममता चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है ममता चौधरी जी। अखिलेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अभ्यर्थी हैं, जो हमें बताएंगे कि जेएनके को लेकर के क्या समस्या है। आपका भी बहुत स्वागत है अखिलेश जी। बबली पाल हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, जो संशोधन को लेकर के अपने तमाम साथियों के साथ में लखनऊ में आंदोलनरत रही हैं और आज एक शिक्षिका की, आज एक अभ्यर्थी की तबीयत भी नासाज हो गई, बिगड़ गई, उनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। और इन्हीं के साथ हमारे साथ में अभय सिंह भी हैं, जो आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे और बताएंगे कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ है और क्यों वो नाराज हैं। सीधा रुक करेंगे बबली पाल का। बबली पाल जी, आप बताइए आपकी समस्या क्या है? सर, हमारी समस्या ये है कि 4 तारीख को जो जीओ पास हुआ है उसमें उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका दे दिया है, लेकिन वहीं हम लोग जिनका प्राप्तांक ज्यादा भर गए उनको संशोधन का मौका नहीं दिया है। गलती कहाँ पे है? अंकों की केवल अदला बदली हो गई है। चूंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मेरा खुद का, मैं गांव में रहती हूँ, 10 किलोमीटर पे हमारे यहाँ साइबर कैफे है। जब हम वहां से फॉर्म भरने आए तो सर मैंने 3 दिन लगातार फॉर्म भरने की कोशिश की। 14 सब्जेक्ट हमें पढ़ने थे, हमारे पास केवल 1 महीने का समय था। मानसिक तनाव आप एक अभ्यर्थी की समझ सकते हैं, जब उसे योग्य पद पर जाना हो। और ये भी हमें पता था माननीय योगी जी है, योग्यता की जीत रखेंगे और हमको मेरिट में भी अपनी हाई फाई लाना था। बहुत ज्यादा हम पर मानसिक तनाव था। उसके बावजूद भी 3 दिन हमने फॉर्म भरने की कोशिश की, मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया। लास्ट डेट बिल्कुल नजदीक थी तो साइबर कैफे वाले भैया ने कहा कि आप अपना फॉर्म जमा कर दीजिए, रात के 12 बजे के बाद हमारा सर्वर डाउन होगा। और हमेशा आपने देखा है एनआईसी का सर्वर कभी अच्छा नहीं रहता है। उन्होंने 1:30 बजे फॉर्म भर करके हमें कॉल किया कि आप अपना चेक कर लीजिए। मैंने सारे बिंदु एक एक मिलाए, सब सही था, लेकिन कहीं 1:30 बजे रात का समय था, चूंकि पढ़ रहे थे, तो कहीं जरा सी गलती हो गई है कि हमारे नंबरों में अदला बदली हो गई। गलती कुछ नहीं है, जिसका 412 का 421 हो गया है उसको कह रहे हैं कि आपने ज्यादा नंबर भर लिए हैं, आप येन केन प्रकारेण भर्ती में आना चाहते हैं और मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन उसी जगह जिसने 421 का 412 कर दिया है वहां कहा जा रहा मानवीय त्रुटि है। तो ये आप बताइए, उनसे अगर मानवीय त्रुटि हो सकती तो हमारे नंबर इधर से उधर हो गए तो कैसे नहीं हो सकती? 115 नंबर 120 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी हम योग्यता के मानक को पूरे कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, बस यही दिखाने के लिए कि हमारे जो मूल प्रमाण पत्र है उनको आप देख लीजिए। क्या मूल प्रमाण पत्रों की वैल्यू नहीं होती है? क्या केवल मात्र आवेदन फॉर्म ही मायने रखता है? अगर केवल आवेदन फॉर्म से ही भर्तियां हो तो हजारों कैंडिडेट, लाखों कैंडिडेट ऐसे पढ़े सभी सेलेक्ट हो जाएं, फिर मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता ही क्या बचेगी? हमारे मूल प्रमाण पत्र देखे जाए, अगर हम फर्जी पाए जाते हैं तो हमारे साथ न्यायिक जो भी गतिविधियां की जाएंगी हम सभी मान्य करने के लिए तैयार हैं। हम अपने सभी साथियों की तरफ से ये कह रहे हैं, अगर जरा सा भी हम फ्रॉड पाए जाते हैं तो जो कार्यवाही हमारे पर होगी उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर हम फ्रॉड नहीं है, माननीय मंत्री जी के साथ इस भर्ती में हम हमेशा साथ रहे, हमने हमेशा 90-97 का जो समर्थन किया, हमेशा इस लड़ाई में उनके साथ रहे। 2 साल से मानसिक तनाव झेलते हुए कोर्ट के फैसले का कैसे एक दिन हमने इंतजार किया। और जब नियुक्ति पत्र मिलने की बारी आई तो मुझे गलती से पता चला कि कहीं मुझसे गलती हो गई। मुझे तो अपनी गलती, हम अभ्यर्थियों को पता भी नहीं थी गलती हुई है। तो उसके बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा क्योंकि आप येन केन प्रकारेण आना चाह रहे हैं। तो आप बताइए, जिसका पॉइंट में 2.1 ऐसे करके गुणांक बढ़ रहा वो कैसे येन केन प्रकारेण कर लेगा? अरे ये तो परीक्षा हमने तब, ये फॉर्म, आवेदन फॉर्म तो हमने तब भरा था जब हमें पता भी नहीं था कि हम पास होंगे कि हम फेल होंगे, हमारा भविष्य क्या होगा।
तो उस समय हम ये किन प्रकार कैसे सोच सकते थे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोग कहते हो, कहाँ बेटी बच रही, कहाँ बेटी पढ़ रही है। आज हमारी बहनें सड़कों पे घूम रही, समय मैं आई हूं, मैं खुद सड़क अलग 75 डिस्ट्रिक्ट से आई सारी बहनें सड़कों पे घूम रही हैं। ना बेटी पढ़ रही है, ना बेटी सुरक्षित है, बेटियां केवल मानसिक तनाव झेल रही हैं। बस मेरी एक ही गुजारिश है, मेरे मूल प्रमाण पत्र देखे जाए, अगर हम फर्जी पाते तो कार्रवाई की जाए, नहीं तो मुझे नियुक्ति दिया जाए, समानता के अधिकार का पालन किया जाए। अब अभय सिंह जी का आप कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ, कहां से आपके साथ अन्याय हुआ? सर, जो कि 69,000 भर्ती जनवरी 2019 में इसका एग्जाम हुआ, उसके बाद 2 साल के लंबे इंतजार के बाद हमारे रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में ये पाया गया 69,000 में इन्होंने जो सूची जारी करी उसमें पहले इन्होंने केवल नाम, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका ज्वाइनिंग होनी है, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आरक्षण के साथ घोटाला किया और उसको इन्होंने ना कैटेगरी निकाली ना गुणांक निकाला, और इन्होंने बहुत साफ तरीके से ओबीसी और एससी के 7,000 पद का महाघोटाला, आरक्षण का महाघोटाला किया। इन्होंने सोचा ये ओबीसी और एससी समाज कहां समझ पाएगा, हमें तो इनके चालाकी से 7,000 पद खा गए, लेकिन ये भूल गए हैं ये आजादी के बाद का ओबीसी समाज है, पढ़ा लिखा तबका है। और इसने एक 5 महीने का समय जरूर हमने ज्यादा लिया, एक बच्चे का हमने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, टेट, सुपर टेट के नंबर निकाले तो पाया कि योगी सरकार, जो कि मतलब कि राम राज लाने की बात करती है, उसने ओबीसी और एससी के साथ, आरक्षण के साथ महाघोटाला किया। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, लेकिन आप आज भी ओबीसी और एससी समाज आपकी नजरों में, आप उसको कहां देखते हो ये साफ साफ दिख रहा। आपकी मानसिकता इसमें झलक रही है कि आपकी नजरों में हम कहां हैं। और माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपको 5 महीने तक तलब किया कि आप हमें मूल चयन सूची दीजिए, तो अधिकारियों ने माननीय पिछड़ा आयोग को गुमराह किया, हाईकोर्ट को गुमराह किया। हमें तो ये लगता है योगी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो संत हैं, उनको जाति पात से शायद मतलब ना हो, लेकिन इन्होंने उनको भी योगी हमारे मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह करने की कोशिश करी। और हम यही आग्रह करते हैं कि अगर जब हमने आपको 2017 में वोट दिया तो हम मतलब इस देश के नागरिक हैं, तो जो हमारा संविधान हमें हक देता है आप हक दीजिए, नहीं जो 2017 में हमने आपकी सरकार बनाने का काम किया था 2022 में। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आपको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आप बधाई आपको कि आप लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और आज भी हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 4 लाख से ज्यादा तो सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जिसमें से 3 विभाग ऐसे हैं जिनको अगर जोड़ दिया जाए, यूपी SSST, पुलिस भर्ती बोर्ड और बेसिक शिक्षा विभाग, तो 2.5 लाख से ज्यादा भर्ती तो यहीं पर हो गई। लेकिन सवाल ये उठता सर कि 3 लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है। नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी भर्ती होती है, उस भर्ती के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं नियमों की कसौटी पर सारी भर्तियां होती हैं, कोई मनमानी कर नहीं सकता। फिर जो ये बेसिक शिक्षा की भर्ती है, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लगातार कई साल से बहुत व्यापक लड़ाई लड़ी गई है। बड़े बड़े सीनियर वकील खड़े हुए हैं और कई वर्ग थे वो बराबर अपने वकील खड़े करके इस लड़ाई को लड़ रहे थे। इसकी इतनी स्क्रूटनी हो गई है कि किसी की इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें किसी प्रकार की बंगलिंग कर सकता है। लेकिन अभी जो हमारी एक बहन बोल रही थी कि हमारे नंबर थोड़े गलत लिखने में हो गए, रोल नंबर या प्राप्तांक, इस तरह की जो मिस्टेक है, तो पहले तो सबको रोक दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि जिनकी बहुत माइनर मिस्टेक है उनको फिर से चांस दिया जाए, और चांस दिया जा रहा है। जिनको लगता है कि नहीं उनको भी चांस मिलना चाहिए तो वो अपील करें। सरकार बहुत सहजता से विचार कर रही है। सरकार को इसमें क्या रुचि है कि किसी का नौकरी रुक जाए, अब तो नौकरी दे ही रहे हैं। अभी आपने खुद ही आंकड़ा बताया, इतनी नौकरी कभी की सरकार ने दी नहीं, और अभी माननीय योगी जी का 15 साल से ज्यादा का समय बाकी है, और भी बहुत सारी नौकरियां देंगे। लगातार विभागों से कहा गया है कि अपने अपने यहाँ देखिए, जितनी भी जगह रिक्त हैं उन जगहों की वैकेंसी निकालिए। अगर लोक सेवा आयोग से है तो वहां पर वैकेंसी भेजिए, अगर SSC से होना है तो वहां भेजिए। ये जहां से भी भर्ती होना है उस स्रोत के पास अपनी वैकेंसी भेजिए। कार्मिक विभाग को इसमें लगाया गया है, और सरकार 100% रिक्तियों को भरेगी, और एक भी गड़बड़ी हमारी सरकार में
किसी भी प्रकार का कोई सरकार की ओर से अप्रोच नहीं है कि फला आदमी को नंबर दे दीजिए, फला आदमी को नंबर बढ़ा दीजिए। बहुत फेयर तरीके से पूरी भर्तियां, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पुलिस की हो, या अन्य कोई जितनी भर्तियां हुई हैं, क्योंकि योगी जी महाराज का जो विचार है बहुत पवित्र है। यूं भी भाजपा को पहले भी जो ठीक है, अब इनकी जो अपनी समस्याएं हैं उनको रखें सरकार के सामने, सरकार निश्चित विचार करेगी, क्योंकि कोई ठीक है सर, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी के साथ में कोई द्वेष नहीं है। ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। ममता चौधरी जी, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगी आप? तो लाखों लोगों को नौकरी मिल रही है, फिर भी ये लोग सड़क पर क्यों हैं? विधानसभा में ये प्रश्न बेरोजगारी का उठा भी था, हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने उठाया था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके विधानसभा में ही ये तथ्य आया था कि बेरोजगारी बढ़ी है। मैं आपको आंकड़ा बताना चाहती हूँ, 2018 में बेरोजगारी का आंकड़ा 0.92% था और 2019 में बेरोजगारी का आंकड़ा मंत्री जी 9.97% हो गया है। आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था। ममता चौधरी जी, आपकी आवाज हम तक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप जी 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 अपनी बात पूरी कर लीजिए ममता चौधरी जी। 18 में बेरोजगारी का 9.92% था, 2019 में। ठीक है ममता चौधरी जी, ठीक है, ठीक है ममता चौधरी जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि कोरोना काल था और ऐसे में बेरोजगारी बढ़ी थी। ठीक है, उससे पहले भी बेरोजगारी थी। हम दोबारा से आपके पास में आएंगे जी। 45 वर्षों का आंकड़ा उठा के अब देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा है। बेरोजगारी बहुत अच्छा है, हमारा तो कुछ होइए नहीं। ममता चौधरी जी, ठीक है, ममता चौधरी जी, ठीक है, ठीक है, बात हो गई आपकी। आप दोबारा से आएंगे आपके पास में। बबली पाल जी का रुक, बबली पाल जी, सवाल ये है कि सरकार ने, हमने जो कार्यक्रम किया था उसके बाद सरकार ने जियो जारी करके संशोधन की अनुमति दे दी ज्यादातर, जिनकी थोड़ी मानवीय त्रुटि थी। अब सवाल ये उठता है कि जी आ रहा हूं ममता चौधरी जी आपके पास, दोबारा से आऊंगा, ठीक है। अब जी अब सवाल ये होता है कि जिन अभ्यर्थियों ने, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन अभ्यर्थियों ने जानबूझकर ज्यादा नंबर भर दिए, एक तो पहली बात आप क्वालिफाइड नहीं थे, पहली बात आप क्वालिफाइड नहीं थे क्योंकि जिस समय ये अर्हता मांगी गई थी उस समय तक आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया था और ज्यादा मार्क्स भर दिए उम्मीद से। तो ऐसे में आपको नौकरी क्यों दी जाए? सर, नौकरी क्यों दी जाए? मूल दस्तावेज अगर हमें कोई ये प्रूफ करके, प्रमाणित करके दे दे, या शासन प्रशासन की तरफ से ये लिख के दे दिया जाए कि मूल दस्तावेज की कोई वैल्यू नहीं है, ये बेकार है, केवल आवेदन पत्र ही मानी है, तो हम कह देंगे हमें नौकरी नहीं दी जाए। मूल दस्तावेज भी तो कुछ होता है, प्रमाणित चीजें जो हमारे पास हैं, जो हमने इतने सालों से मेहनत करके किया है, वो प्रमाणित चीजें आप हमारी देखिए, हमें मानिए। हम आपकी चयन लिस्ट को कहीं प्रभावित नहीं कर रहे हैं, ना आपकी चयन लिस्ट प्रभावित हो रही, ना हमारी वजह से किसी की नौकरी जा रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। आप मूल दस्तावेज कुछ होते हैं कि नहीं, आप हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मूल दस्तावेज की वास्तविकता क्या है जी? क्या है मूल दस्तावेज की वास्तविकता? हम तो जानते हैं, जहां तक मुझे पता है माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात को सही तरीके से पहुंचाया ही नहीं गया है, उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं आपकी बात उठाने के लिए बैठा हुआ हूं, आप मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि आपने ज्यादा मार्क्स भरे, नंबर आपके कम आए, आपने ज्यादा मार्क्स क्यों भर दिए उसमें? ज्यादा नहीं भरे सर, वो अंकों की अदला बदली हो गई है जी। जैसे हाँ, मतलब इतने सारे केसेस हैं आपके, सबके केसेस वही हैं। कितने लोग हैं आपके संस्थान? करीबन हमारे 450-500 साथी हैं। 500 साथियों के नंबर अदला बदली हो गए? अदला बदली सर कैसे हो गए? अब जैसे 402 लिखना था जी, तो वो 402 में
अब वो 0 जो है दो के पीछे लग गया, गलती से हो गया, मतलब इधर जी हो गया, जी हाँ, 420 बस डिजिट का अंतर आ गया है। जैसे अब जिसके मेरी खुद की गलती आप देखिए, 477 बीए के नंबर हैं, 457 बीएड के नंबर हैं, और वो बीच में हमारे दोनों में बीए के नंबर ही चढ़ गए, बीच में 5 होना चाहिए था तो गलती से 7 हो गया। अब यहाँ हम क्यों हेर फेर करेंगे? ऐसे हमारे साथ सौरभ, ये हमारे पास ये आप देखिए रखा है सौरभ जी का, ये इनको माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है नियुक्ति पत्र मिलना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका 67 की जगह 76 हो गया लास्ट में। अब ये बताइए 10 नंबर की वजह से इतना हाई रैंक का बंदा क्यों अब क्या भर्ती अपने साथ गलती करेगा? मेरे क्वेश्चन का ये जवाब दिया जाए। नहीं तो अगर पहले 67 भरते तो उनका सिलेक्शन ही ना होता, शायद उनको कॉल ही ना किया जाता। मामला तो ये है ना, वही आवेदन पत्र तो सर एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम परीक्षा देते हैं। इसमें दोबारा एक बार एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं था, एक बार संशोधन का मौका नहीं दिया गया, बल्कि ये देखिए 105 ऑर्डर हमारे फेवर में है। इन 105 ऑर्डर को कोई मान्यता ही नहीं है, और यही इसी का एक हिस्सा था 68,500, जिसमें दो बार उन्होंने संशोधन का मौका दिया था। प्राप्तांक को भी पूर्णांक किसी भी त्रुटि को था तो उन्होंने 2 बार मौका दिया था, तो हम चाहते एक बार हमको भी मौका दे दिया जाए, मूल दस्तावेज हमारे देखे जाए। उस्मानी साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। उस्मानी साहब, सरकार लाखों रोजगार दे रही है, फिर भी ये कुछ बच्चे सड़क पर हैं, क्या कहेंगे आप? जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम। हेलो उस्मानी साहब, सरकार लाखों रोजगार दे रही है, लेकिन फिर भी ये बच्चे सड़क पर क्यों हैं? जी नहीं, सरकार को जो है, जो अभ्यर्थी है उनकी जो चिंताएं हैं उनका निराकरण करना चाहिए, उसका रास्ता निकालना चाहिए। भाई अगर ईमानदारी और पारदर्शिता से अगर नियुक्तियां हो रही हैं तो ये सवाल कहां से उठा कि 402 का 420 हो गया? ये जो कमियां हैं इसका निराकरण होना चाहिए। चलिए जो अभ्यर्थी ठीक है उस्मानी साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, दोबारा से आपके पास में आएंगे। वक्त एक ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये मानवीय त्रुटि है या वास्तविक में जैसा कि कहा जा रहा है कि जानबूझकर किया गया है। इन सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और इसका क्या समाधान है, उसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। ये हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक इस आवाज को पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी लोग सड़क पर हैं उनकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers
best infrastructure, best transport facility, best academic service, and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अखिलेश मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो जिनका JNK का मामला है कि उन्होंने डिग्रियां JNK से ली हैं, लेकिन उनको इसमें कंसीडर नहीं किया जा रहा। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश मिश्रा जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। डिप्लोमा का लिया हुआ है वो जम्मू कश्मीर राज्य का है, जो विशेष राज्य की श्रेणी में आने के कारण NCET को कवर नहीं करता है। लेकिन NCET एवं MHRD ने संयुक्त रूप से 31/5/2007 को सभी राज्य और उनके एजुकेशन सेक्रेटरी को पत्र जारी किया था, जिसमें इसको प्रत्येक राज्य में रोजगार के लिए वैध माना गया था। इस विषय पर इलाहाबाद हाईकोर्ट डिवीजन बेंच साधना सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार का ऑर्डर भी दिया था। जी जिसमें गया था। यदि और यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है, जबकि कुछ जिलों में रोका गया है। सभी जिलों में जो त्रुटियां नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं, उनका कारण से डाटा सभी जिलों में बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा गया था, जिस पर 4 दिसंबर 2020 को सर्वोच्च प्राथमिकता वाला 9 पेज का शासनादेश निर्गत किया गया था। उसमें भी जम्मू एंड कश्मीर राज्य से डिग्री डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? सुनिए अखिलेश जी, आपकी बात सुन ली मैंने। अब आपके ऊपर सवाल ये उठ रहे हैं कि आपने जो डिग्री ली है, वो जहां से डिग्री ली है वो जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। इसमें वहां से डिग्री आपने ली है जो NCTE से मान्यता प्राप्त नहीं है। आपने ऐसे कॉलेजों से डिग्री ली है। लेकिन सर NCET ने जारी किया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर राज्य से डिग्री डिप्लोमा करने वाले सभी को अखिलेश जी, बात यहाँ पर जम्मू कश्मीर की नहीं है, बात यहाँ उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम फर्जी और या दूसरे प्रदेशों में तमाम फर्जी विद्यालय चल रहे हैं। अगर आप वहां से डिग्री लेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। कहा यह जा रहा कि जी फर्जी है या वैध है, यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना जी। कि बाकी लोग कह रहे हैं कि सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि बाकी लोग कह रहे हैं कि आपने जहां से डिग्री लिया है, आपको जम्मू कश्मीर की वजह से डिप्राइव नहीं किया गया है, आपको उन कॉलेजों की वजह से डिप्राइव किया जा रहा है क्योंकि आप वो कॉलेज NCTE से मान्यता प्राप्त नहीं है। वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया हमको। जी ठीक है, जी ठीक है। अभय सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर की जो हमारा, आप ये समझिए जो मतलब कि युवा का जो कटाव था। एक मिनट पहले आप माफ करिएगा, पहले मंत्री जी के पास चलूंगा। चंद्रिका प्रसाद जी, आप तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये जो दिक्कतें हैं ना, इन दिक्कतों की वजह से आपके सारी मेहनत पर थोड़ा पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी बड़े तादाद में रोजगार देना और उसके बाद में इस तरह की दिक्कत आ जाना तो मुश्किल की बात है। ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वजह से इनको वंचित किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपने कहा कि पहले भी जो शिक्षा मित्रों का भी प्रकरण आया था वो NCTE की वजह से ही आया था। NCTE नियामक संस्था है शिक्षा के क्षेत्र में, और उसके द्वारा जो नियम कानून प्रचलित किए जाते हैं वही मान्य होते हैं। निश्चित रूप से यही बात है, एक मिनट बोल लेने दीजिए फिर आप बोलिए। निश्चित रूप से यही बात है कि जो इन विद्यालयों बात पूरी कर लेने दीजिए पहले। जी अखिलेश जी, बात पूरी कर लेने दीजिए पहले। जी कहना है कि NCET से मान्यता प्राप्त है,
तो अभी कोई भी छात्र या कोई भी हमारा जो अभ्यर्थी नौकरी में सिलेक्ट हुआ था और रिजेक्ट नहीं किया गया है। सारे लोग विचार के लिए रोके गए थे, तो काफी लोग अलाउ हो गए हैं, उनको नौकरी मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लेंगे छोटी त्रुटि वाले। लेकिन जिनको और भी आपत्तियां हैं वो भी प्रस्तुत करेंगे, उन पर भी विचार होगा और बहुत मेरिट पर और बहुत जुडिशियल पे भी विचार होगा। भाई किसी को रोकने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। सरकार तो चाहती है कि जो भी इसमें पास हुआ सबको नौकरी मिले। ठीक है मंत्री जी, ठीक है मंत्री जी, एक और सवाल है। बबली पाल जी कह रही हैं कि जैसे सपोज कीजिए इनके नंबर थे 502, लेकिन भूल बस कंप्यूटर की दिक्कत की वजह से वो हो गए 520, एक अंक का हेरा फेरी हो गई, जिसकी वजह से करीब 500 लोग वंचित हो गए ये अपने सिलेक्शन से। बाकी लोगों को आपने संशोधन का मौका दिया, ये क्या इनकी मांग है कि हमको भी संशोधन का मौका दिया जाए? के लिए नियम एक जैसे बनाए जाते हैं और जो भी नियम बनाए गए उसमें जो लोग कवर हो रहे हैं वो सब उनका स्क्रूटनी हो रही है और जो स्क्रूटनी में ठीक पाए जाएंगे वो नौकरी पा जाएंगे। बबली पाल जी या अन्य किसी के लिए कोई अलग से नियम नहीं बनाया जाता। अब अगर अभी तक के जो अधिकारी ही सब कानून नियम देखते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, तो यदि उन्होंने ये निर्णय किया होगा कि जिन्होंने अपने अंकों को अधिक भर दिया उन पर हम विचार नहीं करेंगे, इसी कारण से इस प्रकार के लोग रोके गए होंगे। मेरा भी मत यही है कि अगर इसको भूल माना जाए तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही है तो एक बार लास्ट चांस में, अभी तो फिलहाल तमाम तरह की स्क्रूटनी चल रही है, एक लास्ट चांस में अगर सरकार ये फैसला लेना चाहे एक मर्सी अपील के रूप में कि भाई इनके जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनके कागजात ठीक हैं और उस पर सरकार विचार करना चाहे, क्योंकि आपको याद होगा हाई कोर्ट में भी लोग गए थे तो हाई कोर्ट ने कहा था कि इसको ओपन नहीं कर सकते, तो अगर ओपन कर देंगे तो पूरा मैटर फिर ओपन हो जाएगा। पहले भी कुछ लोगों ने अपना मोबाइल नंबर गलत भर दिया था, सरकार ने फिर जो हमारी मोबाइल नंबर ही नहीं मोबाइल नंबर ही नहीं गलत भरा था, किसी की माता जी का नंबर का नाम गलत था, किसी के पिता का नाम गलत था, किसी का कुछ मान्यता थी और सरकार ने पूरी हमदर्दी दिखाते हुए उन्हें संशोधन का मौका दे दिया है। अभ्यर्थियों से ऐसा भाव नहीं मन में लाना चाहिए कि सरकार को कोई दिक्कत है, कोई लड़का नौकरी पा जाए या कोई रह जाए। हम तो सबको देना चाहते हैं, तो अपील करें जो हो गए हैं वो बिल्कुल ठीक, उन्हें बधाई। एक और सवाल है सर, एक और सवाल आपसे अभय सिंह, एक और सवाल है सर, एक और सवाल आपसे अभय सिंह हमारे साथ में मौजूद है। उनका ये कहना है कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से 7,150 लोग इससे वंचित हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि 27% पिछड़ी जातियों का और 21% अनुसूचित जातियों का अनुसूचित जातियों का आरक्षण दिए बगैर कोई भर्ती हो नहीं सकती। लेकिन सर ये कह रहे हैं कि इसमें गलती की गई है और जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है जिसको संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है, उसने आपके 2 अधिकारियों को तलब किया था और वहां पर उन लोगों ने गलत तथ्य प्रस्तुत किया पड़ेगा। लेकिन जो प्रस्तुत निर्धारित है आरक्षण के लिए, उसको कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति उसको इतर नहीं जा सकता, उसको उतना आरक्षण देना ही होगा और इसमें भी दिया गया है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे जम्मू कश्मीर की बात, आपने देखा होगा जिस दिन हमने भी बांटे यहाँ पर नियुक्ति पत्र, तमाम अन्य प्रांतों के भी लोग नौकरी पाए हैं, तो किसी अन्य प्रांत के नाते किसी को रोकने का कोई प्रश्न नहीं है। उसमें तमाम तकनीकी बातें होती हैं, हम सरसरी तौर पर कोई बात कह देते हैं लेकिन उसके अंदर कोई और बात रहती है। एक सवाल और है आपसे, ठीक है आपने सर एक सवाल और है आपसे, ठीक है आपने क्लियरिफिकेशन दे दिया। आ रहा हूँ एक सवाल और है मेरा आपसे कि इसमें कहा गया कि 1133 एसटी के कैंडिडेट सुटेबल नहीं पाए गए। नियम ये कहता है कि अगर एसटी के कैंडिडेट नहीं पाए गए सुटेबल तो उनकी सीट को एससी में दे दिया जाए। ये क्यों नहीं ऐसा किया गया? ये भी एक आरोप है। ये है कि जो जिस वर्ग के लिए आरक्षित सीट होती है वो एक नियम है, एक डीओ भी हुआ था। ये संवैधानिक नियम है, संविधान में नियम लिखा हुआ है। संवैधानिक नियम है, संविधान में नियम लिखा हुआ है कि अगर एसटी के लोग ना पा जाए तो एसटी में उन सीटों को भर दिया जाए। लोगों को नौकरी दी जाती थी, लेकिन बाद में नियम बन गया कि अगर वो उपयुक्त नहीं पाए जाते तो उनकी जगहें खाली रहेंगी
जब उपयुक्त पाए जाएंगे तब उनको भर्ती किया जाएगा। इसलिए आपको याद होगा कई बार बैकलॉग की भर्ती होती है। बैकलॉग क्या है? यही तो बैकलॉग है कि वो उपयुक्त नहीं पाए गए तो जगह खाली रह गई, तो उनकी जगह पर अब जब उपयुक्त पाए जाएंगे तो लोग भर्ती किए जाएंगे। सामान्य छात्र उनकी जगह में नहीं जा सकते। इसी प्रकार से एसटी चूंकि सबसे कम मेरिट वाली सीटें होती हैं, तो कभी मुझे लगता है जब बहुजन समाज पार्टी के यहाँ शासन था उस समय एक शासनादेश जरूर हुआ था कि SC को ST की जगह दे दिया जाए, लेकिन मूल जो नियम है उसके अंतर्गत किसी को भी किसी की जगह नहीं दिया जाता। ये है। ठीक है सर, बने रहिए, आएंगे और आप सब ठीक है सर, बने रहिए, आएंगे और आप सबको मौका दूंगा। ममता जी के पास चलूंगा, पहले दोनों मेहमानों को शामिल करूँ। ममता चौधरी जी, आपने सबको सुना, आपकी प्रतिक्रिया जी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मंत्री जी से जवाब ले रहा था। मंत्री जी से जवाब ले रहा था और मंत्री जी का जी मंत्री जी बोलते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते रहते हैं, तब तक आप लोग बीच में नहीं बोलते। जैसे ही विपक्ष बोलने लगता है आप लोग बीच में आ जाते हैं। ममता चौधरी जी आप सवाल करिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर जवाब आपको भी देना पड़ेगा। जी बताइए। मंत्री जी ने इतनी सारी बातें बताई, मंत्री जी ने ये कहा कोई भेदभाव नहीं हो रहा, तो मैं सिर्फ मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ, जो 3 बच्चे आए हुए हैं आप केवल उन्हें संतुष्ट कर लीजिए। यदि मंत्री जी की आज की बातों से वैश्य बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं तो आगे बात ही नहीं रही, और यदि वह संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार से कई जगह त्रुटियां हुई, मेरिट लिस्ट में त्रुटि हुई, रिजर्वेशंस के कोटे में बच्चों को बांटने में त्रुटि हुई। यहाँ तक कि मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि DLED जिसमें हमेशा प्राथमिक विद्यालय में बिल्कुल नौकरियां सुनिश्चित होती थी, आज कम से कम 2.5 लाख बच्चे नौकरी नहीं पाए हैं। DLED की नौकरी खाली, ठीक है ममता चौधरी जी, DLED की नौकरी खाली पड़ी है। शिक्षा मित्र 20 साल से परेशान है, BEd TET के बच्चे 2011 से परेशान हैं। सबकी नौकरी हम लोग लगातार मुद्दा ये उठा रहे हैं। सवाल पूछिए, सीधा सवाल जो पूछना हो। बिल्कुल नहीं आया है। ठीक है आप, ठीक है आप, ठीक है। उस्मानी साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। लगता है उस्मानी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। ठीक है, आप तीनों के पास में पूरा समय है, एक एक करके आप अपनी आवाज रख सकते हैं, मंत्री जी से सवाल पूछ सकते हैं। बबली पाल, सबसे पहला सवाल आपका। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं क्या मूल प्रमाण पत्रों की कुछ वास्तविकता है या नहीं? क्या मात्र आवेदन फॉर्म ही सब कुछ होता है? दूसरी बात ये क्वेश्चन है कि जब 420 का 402 हो सकता है, ठीक है, तो आप कह रहे हो तंकड़ त्रुटि है, आप उसको मानवीय भूल सुधारते हुए मौका दे रहे हो, तो क्या वो भूल हमारा वही 0 पीछे नहीं लग सकता? क्या वो मानवीय भूल नहीं? और एक चीज ये कहेंगे कि क्या कभी किसी आज तक हम ये नहीं, सरकार की तरफ हम हाथ नहीं उठा रहे, हमेशा सरकार के साथ हैं। माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री तक, शिक्षा मंत्री तक हमारी वास्तविक बातें क्या हैं सही ढंग से पेश ही नहीं की गई हैं। अगर सही ढंग से पेश की जाती तो हमारे साथ अन्याय नहीं करते मुख्यमंत्री जी। मुझे अपने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पर इतना भरोसा है, शिक्षा मंत्री पर इतना भरोसा है कि वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन सर, मुझे अपनी बात पहले नहीं दीजिए, लेकिन उनके तक बात नहीं पहुंची है। 4 तारीख को जो जियो पास किया गया था, सर्वेन विक्रम बहादुर सर ने पास किया था। मंत्री जी के कार्यक्रम को उन्होंने एक जगह लिखा 5/10/2012 को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा, दूसरी जगह नीचे उन्होंने लिखा 25/12/2020 को। 2 उन्होंने मानवीय भूल कर दी वहां पर। भाई, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, वही गलती हमसे हुई, वही अधिकारी से हुई। लेकिन सुबह उन्होंने फिर कह दिया संशोधित विज्ञप्ति जारी की। क्या संशोधित विज्ञप्ति? जिसमें उन्होंने कहा त्रुटि टंकड़। क्या कहा? त्रुटि टंकड़। भैया, वही तो त्रुटि टंकड़ हमारी है, तो हमारा भविष्य अंधकार में क्यों डाला जा रहा है? मुझे न्याय दिया जाए। मैं, जो भी नेता मेरी बात सुन रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश करें। एक अभ्यर्थी परेशान है, अगर वो कुछ कर लेता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
मतलब इतना वो मत करिए आप अच्छी वक्ता हैं, अच्छी बात है, सवाल छोटे पूछे जिससे जवाब ले सके। सर बताइए। सत्य जी जवाब दीजिए। भाई कह रहे हैं कि जब अधिकारी मानवीय भूल कर सकते हैं, त्रुटि उनको त्रुटि सुधार का मौका होता है, तो इन अभ्यर्थियों को क्यों नहीं त्रुटि सुधार का मौका? बस मेरे इसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए जी। और दूसरा बस दो जवाब लीजिए भाई बबली पाल जी, जवाब लीजिए ना जी। कि जैसे तमाम लोगों ने गलतियां की थी मोबाइल नंबर को लेकर के, एनआईसी के प्रोग्राम में उसके सुधार की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ऐसे ही बच्चे मेरे पास आए थे और मैंने अपने जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे अनुरोध किया था और फिर एनआईसी का प्रोग्राम में व्यवस्था करके सारे बच्चों को सुविधा दी गई। नहीं, कई हजार बच्चे उससे बाहर हो जाते। हम लोग अभी भी कहते हैं कि जिन बच्चों को भी अगर मानवीय त्रुटि को, भूल को सुधार करने की गुंजाइश है, आ रहा हूँ ममता जी आपके पास आ रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए जी। जाऊंगा शिक्षा मंत्री जी के पास। इस प्रकार के भी कुछ लोगों के केसेज हैं, इन पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। इसमें कतई कहीं किसी स्तर पर भी हम लोगों को कोई हिच नहीं है उनके मामलों में विचार करने। सर मेरा एक प्रश्न और है आपसे। सर मेरा एक प्रश्न और है आपसे। जल्दी से बहुत शॉर्ट में पूछेगा बबली जी। बिल्कुल शॉर्ट में। क्या मूल प्रमाण पत्रों की कोई वास्तविकता है, मान्य है या नहीं है? अरे कह रहे आपकी बात उठाएंगे ना, वो कह रहे कि बस मुझे आपसे यही आशा है और मुझे अपनी सरकार से भी यही आशा है कि वो हमारे साथ गलत नहीं करेगी। कभी आज तक उन्होंने गलत नहीं किया है और आज भी नहीं वो गलत करेंगे। ठीक है सर, माननीय मंत्री जी से मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आपके मंत्री और आपके अधिकारियों को ये तलब है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है और ये माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इन्होंने अपनी गलती भी मानी है कि सर हमने आपके ये मतलब पद खाए हैं और आप सर कह रहे हैं कि मतलब आप 27% आरक्षण देंगे। सर माननीय उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर लोकेश प्रजापति जी ने तलब किया, लेकिन आपके अधिकारियों ने उन्हें मूल चयन सूची नहीं दी। अगर सर आपके मन में कोई भी चोर नहीं था तो आपने उसमें कैटेगरी और गुणांक क्यों नहीं दिया? और सर आप कह रहे हैं कि इसमें 27 पर आरक्षण नहीं लिया जा सकता। सर इसमें 27% नहीं, केवल मात्र 18% आरक्षण दिया गया है और 60,000 सीटें ओबीसी और एससी की खाई गई है। सर जब हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा तो आपके मंत्री और आपके अधिकारी जेल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किया है। आपसे एक क्वेश्चन, आपको यहाँ पर आवाज उठाने का मौका आपको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाएगा। इस तरह से मंत्री जी से क्वेश्चन आप धमकी दे रहे, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ममता चौधरी जी सवाल पूछिए अपना। नहीं, बेरोजगार की आवाज उठा रहे, धमकी थोड़ी ना देंगे भाई। यहाँ बैठ करके धमकी दे रहे हैं। हमारे लोगों की मतलब कोई सुन नहीं रहा, क्या प्रताड़ित आवाज को उठा। मंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है कि हमें कौन न्याय? आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप धमकी दे रहे। आपको धमकी देने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने का कौन देगा? बाबा सिंह जी, मंत्री जी पूरा जवाब दे रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि मंत्री जी जवाब दे रहे? मंत्री जी से हमारा क्वेश्चन है कि अगर ये चीजें सही पाई गई तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? वो आप सवाल पूछिए ना। आप सवाल पूछेंगे कि धमकी? सर मेरा यही क्वेश्चन। आपने सवाल नहीं पूछा, आपने धमकी दिया। सर मेरा बिल्कुल गलत बात। सर अगर मैंने गलती की उसके लिए माफी, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि मंत्री आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, आप सवाल पूछिए। दीजिए, नहीं पूछने दूंगा आपको सवाल। मंत्री जी से यही है कि अगर हम लोग सही पाए गए तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? आपने तो भर चुके हैं। ठीक है ममता जी, आप अपनी बात रख सकती। ममता चौधरी जी, 69,000 भर्तियों में आपने बीएड भी शामिल कर लिए। अब बीएड ज्यादा चयन हो गए तो जो आपने डिलेट किया था, डिलेट की चयन की संख्या कम हो गई। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब डिलेट ऑलरेडी सुनिश्चित गारंटीड नौकरी प्राथमिक विद्यालय की थी तो आपने उसमें बीएड को भी मर्ज क्यों किया? आखिर बीएड को मर्ज करके इस तरीके से कंबाइन आपने करके एक मुसीबत बच्चों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए खड़ी कर दी। आखिर इस तरीके की त्रुटि, मैं इसको त्रुटि ही कहूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपकी गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइंस, कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी दूरदर्शी तरीके से कार्य नहीं करती। तरीके से जो अमल करना चाहते हैं उसको ममता चौधरी जी बात आपकी हो गई। जरा मेरा सवाल सुन लीजिए जी। ममता चौधरी आपने बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। आपने सवाल कर दिए, तमाम सवाल। एक सवाल आप पर यह भी है,
आपकी जब सरकार बनी थी 2004 में और 2009 में, आपने नौजवानों को भरोसा दिलाया था 1 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। आप दे पाए थे क्या रोजगार? रोजगार आपने हर साल दिया था? ये मनरेगा रोजगार होता है? ममता चौधरी जी, 90 रुपए प्रतिदिन देना रोजगार होता है? ममता चौधरी जी, पहले इस बात का जवाब दीजिए, 90 रुपए मजदूरी देना क्या ये रोजगार है? क्या ये बेरोजगार जो यहाँ बैठे हैं वो मनरेगा को स्वीकार करेंगे? बताइए। इसमें सवाल क्यों नहीं पूछते? नहीं, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, मंत्री जी से लगातार सवाल पूछ रहा हूँ और आप सवाल उठा नहीं। आप ये बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए, 45 वर्षों में बेरोजगारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है वह किसी सरकार में नहीं आई है। इसका जवाब आप मान के मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं जवाब उनसे लूंगा। नहीं, मैं जवाब उनसे लूंगा, मैं जवाब लूंगा, लेकिन ये कोरोना काल था, 100 साल बाद ऐसी महामारी आई है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? दूसरा सवाल जो मैं आपसे कर रहा था उसका जवाब दीजिए आप, क्या 90 रुपए जो मनरेगा में पाने वाले को आप रोजगार कहेंगी? ममता चौधरी जी, भाजपा, ममता चौधरी जी, आपने कहा मनरेगा में जवाब सीधा चाहिए। आपने कहा मनरेगा में रोजगार दिए। ममता चौधरी जी, आपने कहा मनरेगा में रोजगार दिया, क्या ये बेरोजगार मनरेगा में रोजगार पाएंगे अपने आप को? आपके मुद्दे पर नहीं जाना चाह रहे हैं? सुनिए, आपके मुद्दे पर नहीं जाना चाह रहे हैं? मुद्दा हम सरकार से पूछ रहे, जवाब हम सरकार से लेंगे। नहीं होने देते, ये गलत बात है। आप कंप्लीट नहीं होने देते। आपको नहीं करूंगा। सुनिए, मैं नहीं करूंगा। जी बताइए। जनता ने बीजेपी को चुना तो क्यों नहीं बीजेपी ने 2 करोड़ का वादा कर दिया बेरोजगारी का? अरे भाई, आपने रोजगार 1 करोड़ देने का वादा किया, आप रोजगार नहीं दे पाए, जनता ने आपको बाहर कर दिया। अब अगर भारतीय जनता पार्टी वादा नहीं पूरा करेगी तो जनता उनको भी बाहर कर देगी। तो कहां कर रहे हैं? ये दे दिया, वो दे दिया, अरे क्या दे दिया? आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं? ठीक है ममता जी, ठीक है ममता जी, ठीक है ममता जी, ठीक है ममता जी, समय कम बचा है, इन बेरोजगारों की बात कर लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं पहले। ममता जी, समय खराब हो रहा है, ममता जी, समय खराब हो रहा है, बेरोजगारों की आवाज नहीं उठ पाएगी। ममता चौधरी जी, आपकी वजह से इन बेरोजगारों का समय किल हो रहा है, आप शांत हो जाइए। अभय सिंह जी, आपके पास 20 सेकंड है, बहुत छोटा सा सवाल पूछिएगा मंत्री जी से। माननीय मंत्री जी से मेरा ये क्वेश्चन है, अगर हम पिछड़े और दलितों को कोर्ट द्वारा या माननीय आयोग द्वारा सही पाया गया और ये घोटाला, आरक्षण घोटाला पाया गया, तो हमें न्याय कौन देगा? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अरे भाई अभय सिंह जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको पता है अगर ये घोटाला पाया गया तो लोग जेल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जेल भेजेगा उनको, फिर भी जवाब दे लेते हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी ये कह रहे हैं कि अगर ये घोटाला खुलता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये काल्पनिक सवाल है। इस व्यवस्था में जहां इतनी ट्रांसपेरेंसी है, मीडिया है, सारी चीजें हैं और आदमी को राइट टू इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ऐसी गलती नहीं कर सकता कि एससी या ओबीसी की जगह में किसी अन्य को नौकरी दे दे। अब उनको कहां से ऐसा लग रहा है वो अपना तहकीकात कर लेंगे, क्योंकि इसकी न्यायिक समीक्षा विभिन्न स्तरों पर हो चुकी है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सालों ये नौकरियां लटकी रही इस समीक्षा के नाते, और विभिन्न प्रकार की लोगों ने रिट दायर किया है। मैं ये कहना सर, माननीय मंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आपके अधिकारी माननीय पिछड़ा वर्ग में अपनी गलती मान चुके हैं कि ये सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से 7,000 ओबीसी और एससी का हनन हुआ है। तो ये अब न्याय कहां से मिले? क्योंकि ये 5 महीनों से इसकी मांग कर रही है। कोई सबूत है क्या?
हाँ सर, इसका माननीय पिछड़ा वर्ग में हम लोगों ने एक एक बच्चे का डाटा दे चुके हैं कि एक एक बच्चे को कैसे, क्योंकि सर 52,000, क्योंकि सर 69,000 में 34,500 केवल युवा की सीट होती है, लेकिन जनरल को 52,000 तक का सीटें दी गई हैं। सर ये एक अंदर आधार बता देगा। ठीक है जी मंत्री जी, बिल्कुल राजनीतिक विचार से आप जैसे भाजपा के इतनी नौकरियां देने की बात की, आपको निंदा ही नहीं, ऐसा नहीं है सर, नहीं ऐसा नहीं है सर, मेरा आपसे यही है कि आपके जो अधिकारी और मंत्री इस गलती को मान चुके हैं। ठीक है भाई, बात हो गई आपकी जी। लेकिन मेरा भी दावा है कि एक भी नौकरी एससी और ओबीसी कोटे की जनरल को नहीं दी जा सकती, न दी गई है। ठीक है बबली पाल जी, ठीक है बबली पाल जी, आप अपना सवाल। सर मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके विनती है कि आपके होते मुझे आशा पूरी है कि हम लोगों के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। शायद हमारी बात आप लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाई है, इसीलिए हमें ये मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, और अगर सही बात पहुंची होती तो कोई मानसिक प्रताड़ना हमें झेलनी नहीं पड़ती। इसीलिए हमारे बस मूल प्रमाण पत्र देख लीजिए, और अगर हम सही पाए जाते हैं तो हमको नियुक्ति पत्र दे दी जाए। थोड़ी सी गलती हो गई है साइबर कैफे की वजह से, जिसको माफ कर दिया जाए मानवीय भूल समझ करके। मेरा फाइनल कमेंट यही है माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि सत्यता यही है कि 45 वर्षों में बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। 2018 में 5.92% बेरोजगारी थी, 2019 में 9.97% बेरोजगारी है। जो आप लोग वो करते हैं, परीक्षा करते हैं, उनके परिणाम नहीं आते हैं, पढ़ाते हैं तो बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। ये जो एक फलसफा चला आ रहा है, इसको किसी भी सिस्टमैटिक मैनेजमेंट तरीके से आप इसको समाप्त करके युवाओं को नौकरी बेरोजगारी से दूर करा। मंत्री जी ठीक है, मंत्री जी क्या आप इन बेरोजगारों की आवाज उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अधिकारी बीच में गड़बड़ कर रहे हैं, और इनको उम्मीद बताएंगे कि इनके साथ अन्याय नहीं होगा। कानून सम्मत हैं और पहुंचाने योग्य हैं, मैं निश्चित रूप से पहुंचाऊंगा। और जो बातें राजनीतिक दृष्टि से की जाती उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करता, हर व्यक्ति को आजादी है अपनी बात कहने की, लेकिन जो उनकी दिक्कत है और वो कानूनी दायरे में हल की जा सकती है, निश्चित रूप से मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, क्या आप इनकी आवाज उठाएंगे, मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे, ये वादा कर रहे हैं आरोप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, केवल आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि मंत्री जी वादा कर रहे हैं कि ये जो बेरोजगारों की समस्या है, क्योंकि सरकार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो मंत्री जी का वादा है कि वो लगातार बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और ये यकीन मानिए कि के न्यूज पर जब जब आवाज उठाई गई है, मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया है और उस समस्या का समाधान किया गया है। इसके पहले भी संशोधन वाले मामले को लेकर के जब हमने आवाज उठाई थी तो लोगों को उसमें राहत मिली थी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से अगर जो सच है उनके साथ अन्याय नहीं होगा और उनको रोजगार जरूर मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।